ठीक है, अगला क्या लिखा हम लोगों ने, कौन सा, बेकिंग सोडा। ठीक है, इसके बाद में पहले काम की बात, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, साफ साफ है ना, NaCl है। दूसरा कॉमन सॉल्ट बनेगा कैसे, प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, उसके यूज क्या है। ठीक, आगे लिखते हैं बेकिंग सोडा। एक सेकंड, पढ़ना तो है पहले से। 56, ठीक है, H3 2 बेकिंग सोडा। तुम सभी लोगों ने घर पे बेकिंग सोडा देखा है ना, वैसे कलर कैसा होता है उसका, वाइट होता है। उसका मेन काम क्या होता है, खाने को फुलाना। ठीक है, जैसे कि इडली वगैरह, केक वगैरह को फुलाने के लिए, वो फुलाता कैसे है, मतलब ऐसा क्या होता है उसके अंदर कि उससे खाना फूल जाता है, उसमें ऐसी कौन सी रिएक्शंस होती हैं जिससे कि वो फ्लफी बन जाता है खाना। ठीक है, ध्यान से बात सुनो। पहली काम की चीज तो ये कि उसका सभी लोग कॉमन नेम सुने, उसका कॉमन नेम अपने पास में, उसके बाद में उसका केमिकल नेम, कॉमन नेम, केमिकल नेम। उसके बाद में तुम्हें देखना है उसकी प्रिपरेशन रिएक्शन की, वो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, जैसे कल पढ़ा, और सेम टू सेम आगे जाके तुम्हें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में उसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में उसकी यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में उसके यूज, यानी कि तुम्हें सभी में लगभग 5-5 कहानियां पढ़नी, जिससे कि तुम्हें बात पल्ले पड़ जाए कि उसका मेन सिस्टम क्या है। अब बेकिंग सोडा में मोस्ट इंपोर्टेंट काम की चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हें पता होनी ही चाहिए वो ये, इसका कॉमन नेम क्या है बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का कॉमन नेम। कॉमनली हम बेकिंग सोडा को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अपन लोगों ने जितने भी टॉपिक लिखे हैं ना, जितने भी नाम लिखे हैं, वो सब उनके कॉमन नेम ही है, उन सब केमिकल नेम अलग है। जितने भी तुम लोगों ने नाम लिखे हैं वो सब उनके कॉमन नेम है। तो बेकिंग सोडा का कॉमन नेम बेकिंग सोडा है, मतलब इसको नॉर्मली बेकिंग सोडा नाम से ही जाना जाता है। तो कॉमन नेम जितने भी अपन लोगों ने लिखे हैं वो सब कॉमन नेम है। लेकिन केमिकल नेम का मतलब होता है इसके फॉर्मूला। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है वो शायद लिखा होगा अपन लोगों ने उसके अंदर भी, NaHCO3। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हमारे पास में NaHCO3, और अगर इसका नाम दिया जाएगा तो इसका नाम बन जाएगा सोडियम, उसके बाद में H यानी कि हाइड्रोजन, और CO3 यानी कि कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर तुम्हें हाइड्रोजन शब्द को हटाना तुम लगा सकते हो उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो पहली काम की बात तो तुम सभी को ये साफ साफ समझ में आ जाए कि अपने पास में बेकिंग सोडा का कॉमन नेम, जितने भी तुमने नाम लिखे वो सब उनके कॉमन नेम ही है। उसके बाद में दूसरी काम की बात है कि जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम से मतलब होता है उसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला हमारे पास में NaSCO3, और NaSCO3 को तुम लोग केमिस्ट्री में कैसे पढ़ोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इस बात को ध्यान सेट रखो। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो तुम्हें याद करनी ही पड़ेगी, उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव ही नहीं है, वो रिएक्शन। इसकी रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, कल वाली की रिएक्शन क्या आती है NaCl बनाने की, एसिड और बेस। कौन सा एसिड, HCl, और कौन सा बेस, NaOH। मिलेगा तो कन्फर्म है कि NaCl बनेगा ही बनेगा, प्लस में क्या रिलीज हो जाएगा उसमें से, H2। लेकिन इसको बनाने के लिए शायद मेरे कुछ स्टार्टिंग के शब्द थोड़े से आसान रहेंगे। देखना, अगर तुम्हें बेकिंग सोडा बनाना है, नमक लो, पानी लो, NaCl, H2O, और लो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अच्छा, हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं किसका जुगाड़ करना है, CO3 का। हमने H2O लिया क्योंकि हमें कहीं पे H का जुगाड़ भी करना है, और अपन लोगों ने NaCl भी लिया है। तो बहुत काम की बात है कि पानी, नमक और कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें याद रहना चाहिए। तुम्हें एक चीज रटनी पड़ेगी, और वो चीज अपने पास में NH3 यानी कि अमोनिया, इसको अपन लोग अमोनिया कहते हैं। ठीक है, NH3। अगर हम इन 4 चीजों को मिलाते हैं तब जाके मुझे मेरी काम की चीज मिलेगी। लेकिन तीनों को याद करने की कोई दिक्कत नहीं है। तीनों में सबसे पहली काम की बात कौन है, नमक, उसके बाद में पानी, और उसके बाद में CO2। ये लगभग कॉमनली याद हो जाती है, कुछ शायद ज्यादा कठिन नहीं है। और अपन लोगों को जिस पे दिमाग लगाना पड़ेगा वो कौन, NH3। अगर तुम इसको रिएक्शन करवाओगे, इन सब की रिएक्शन करवाओगे, तो इन सब से जाके मिलता है अपने पास में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। तो पहले ये तो बनाई दो, NaHCO3, और प्लस में एक चीज और निकलती है एक्स्ट्रा, उसका नाम है NH4। यहाँ पे जो NH3 था वो NH4 में कन्वर्ट होगा, और इसके पास में जो Cl था वो यहाँ पे आ जाएगा NH4Cl। तो इसको तो हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको अपन लोग कहते हैं अमोनियम, इसको बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड। अब बात है कि अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है, यानी कि इसकी कोई ज्यादा झंझट नहीं है, उसको थोड़ा सा हीट करोगे ना तो ये उड़ जाता है।
कुल मिला के तुमने जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में, जहां पर भी तुमने ये बनाया होगा, इसको गर्म करके भाप बना के उड़ा देंगे और सिर्फ उसमें क्या बचा रह जाएगा, ओनली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पहली काम की चीज तो ये कि तुम्हें कॉमन नेम पता ही है, केमिकल नेम याद करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और प्रिपरेशन रिएक्शन याद करने के लिए 3 चीजें तो सेट है, नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको याद करने की कोई लोड नहीं डालना दिमाग में, वो सिंपल चला जाता सॉफ्टवेयर के अंदर की NaCl H2O, नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। एक जो चीज याद करनी है उसका नाम क्या है, NH3। और NH3 के साथ रिएक्शन करवाने पर जो तुम्हारे पास बनेगा, तो एक तो अपने काम का सब्सटेंस बन गया, वो सबको याद रहता है। और उसके बाद में जो बना सब्सटेंस उसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ये दिक्कत का पॉइंट कभी नहीं होगा क्योंकि इसको सिंपल हीट करने से तुम एवेपोरेट कर सकते हो। तो अपने पास में मेन काम की चीज आ चुकी है। लेकिन सवाल कि अगर ये भी व्हाइट कलर का है, कल जो नमक पड़ा था वो भी व्हाइट कलर का था, तो अपन लोग पता कैसे लगाएंगे कि ये और वो उसमें क्या डिफरेंस है। तुम लोगों ने अगर यूजुअली देखा ही है तो बता दो कि बेकिंग सोडा नमक में डिफरेंस कैसे पता लगाते हैं, देखकर वो लगभग सेम दिखाई देते हैं, कैसे पता लगाओगे बोलो। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं बेकिंग सोडा की, वो नमक से अलग क्यों है। दोनों व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं, दोनों में शायद क्रिस्टल्स होते हैं, दोनों चमकीले होते हैं, कोई अंतर बताओ। अच्छा, नमक में एक चीज ध्यान से देखकर बताएं, जो कल लिखा था उसमें, नमक एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक है कि न्यूट्रल है, रीजन। रीजन क्या है उसका, दोनों के दोनों कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, बेस भी और इसलिए मिलके बनने वाला न्यूट्रल बना। इसके बारे में ध्यान से, फिजिकल प्रॉपर्टी तुम सबने बेकिंग सोडा देखा है ना, क्या डिफरेंस है नमक में और इसमें देखकर। दोनों व्हाइट होते हैं, दोनों में क्रिस्टल्स होती है, क्या डिफरेंस है बताओ। देखो, पहली काम की चीज, पहला तो कॉमन सा पॉइंट है, दोनों कलर कैसा होता है, व्हाइट। तो इट इज व्हाइट कलर्ड, इट इज व्हाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर, क्रिस्टलाइन सॉल्ट, ठीक है। व्हाइट कलर का क्रिस्टल वाला सॉल्ट है, क्रिस्टल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में अगली काम की चीज, अपने पास में नमक था न्यूट्रल, ये न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, ये बेसिक सॉल्ट है। तो इट इज माइल्ड, इट इज माइल्ड नॉन कॉरोसिव बेस, नॉन कॉरोसिव यानी खतरनाक नहीं है कुछ ऐसा, नॉन कॉरोसिव, डेंजर नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अपने पास में ये बेस है, नॉन कॉरोसिव बेस। मैं अभिनव की कॉल क्यों आ रही है, अभिनव, अभिनव वहीं रखा फोन। अपने पास में जो कल वाला सॉल्ट है वो कैसा है, वो न्यूट्रल, लेकिन ये वाला सॉल्ट कैसा है, बेसिक सॉल्ट है, बेस है। अगर ये बेस है तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा बाद में देखना है। अगली काम की चीज, तो नमक है वो पानी में घुल जाता है कि नहीं कंप्लीटली, नमक वाटर में ही बैठ जा, नमक वाटर में कंप्लीट सॉल्युबल है कि नहीं है। लेकिन ये जो बेकिंग सॉल्ट है, ये जो बेकिंग सोडा है, ये पानी में पूरा सॉल्युबल नहीं है, स्प्रेंगली सॉल्युबल है। यानी जैसे मान लो तुम कभी साबुन को घोल दो उसके अंदर, तो साबुन ऐसा घुलता है कि ना तो वो घुलेगा पूरा, ना कभी नीचे बैठेगा, तैरता रहेगा लगातार। मिट्टी को डालोगे तो मिट्टी नीचे की ओर बैठ जाती है, ठीक है। चीनी घोलोगे चीनी पूरी की पूरी घुल जाती है, लेकिन साबुन कहाँ की स्टेट है, बीच वाली स्टेट है। वैसे करके ये वाला, जैसे कि नमक अपने पास पूरी तरह से घुल जाएगा, ये घुलता नहीं है, ठीक है। इसीलिए काम की चीज, इट इज स्प्रेंगली सॉल्युबल,
इट इज स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पानी में पूर्ण रूप से नहीं घुलता, घुल जाएगा लेकिन ज्यादा अच्छे से सॉल्व नहीं होगा। ये इसकी छोटी मोटी फिजिकल प्रॉपर्टी तुम्हें साफ साफ पता होनी चाहिए कि साहब सबसे मेन काम क्या है, तो रिएक्शन क्या है, ये तुम लोगों को सब याद करना पड़ेगा। तुम्हें अगर क्लास 10th में नंबर अच्छे गेन करने, एक चीज सबसे ज्यादा दिमाग में सेट रखना, याददाश्त। जिसकी मेमोरी बढ़िया उसके नंबर अच्छे आएंगे, हर हाल में अच्छे आएंगे। ठीक है, तो पहली काम की बात कि सॉल्ट कैसा है, व्हाइट कलर का। दूसरा न्यूट्रल नहीं है, बेसिक सॉल्ट है। और तीसरी सबसे मेन काम की चीज है कि स्प्रिंगली सॉल्युबल, यानी कि संपूर्ण रूप से नहीं घुलेगा, हल्का फुल्का डिजोल्व हो जाता है पानी के अंदर, बस ये काम की चीज। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको, इसका यूज देखें। तुम लोग बताओ इसका पहला कोई यूज, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहां पे करते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। एक तो मैं बताता हूं तुम्हें, अपन लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था पीएच वाला, जहां पे डाइजेशन लिखा हुआ है, डाइजेशन में एंटासिड के नाम देख के आओ। 2 एंटासिड है, उनके नाम क्या क्या हैं। एक तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक और है देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। तो इसका सबसे पहला यूज, इसका सबसे पहला काम का यूज, इट इज यूज्ड एज एन, ऐसे लिख लें, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। इसको एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि पेट की एसिडिटी को खत्म कर सकें। चलो इसमें कोई लोड नहीं है, बहुत सिंपल है। आगे बताओ, आगे इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, खाने में। मतलब तुम उसको कैसे लेंगे, तुम हिंदी में तो बता दोगे कि सब खाने को फुलाने में, इंग्लिश में क्या कहते हैं फुलाने का मतलब क्या, उसके लिए कुछ शब्द बताओ जो सुनते ही समझ में आ जाए कि हाँ इसका एकदम एक्यूरेट मतलब है ये। खाने को फुलाना है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। देखो, इट इज यूज्ड टू मेक फूड, काम का वर्ड अब आता है फ्लफी, फ्लफी यानी फूला सा बनाने के लिए। फ्लफी शब्द कुछ ऐसा समझ में आ जाता है, हाँ ठीक है समझ गया मैं, गुदगुदा सा, थोड़ा सा फुलाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आखिर तुमसे एक सवाल और पूछता हूं मैं कि इसमें ऐसा खास है कि, ऐसा खास है क्या बेकिंग सोडा में, जो कि तुम अगर इसको डाल दो किसी खाने के अंदर तो वो फूल जाता है। उसके पीछे की साइंस क्या है, वो साइंस समझने से पहले दोबारा ध्यान से एक चीज देखें। ठीक है, इसका एक तीसरा इस्तेमाल होता है, अंतिम इस्तेमाल है, ध्यान से देखना, लास्ट यूज। तुम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल और कहां कर सकते हो वो सुनो। तुम सभी लोगों ने अपने स्कूल में वो देखा फायर एक्सटिंग्विशर, लाल वाले से आग बुझाते हैं, उसमें क्या होता है अंदर स्टोर, क्या होता है उसके अंदर, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, CO2 गैस स्टोर होती है। तुम्हें ये बात साफ साफ पता होनी चाहिए कि अगर आग को जलाना है तो आग को जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन, और बुझाने के लिए कौन सी चाहिए, CO2। अगर तुम आग को बुझाना चाहते हो 3 ऑप्शन तुम्हारे पास में, वहां से फ्यूल हटा दो, लकड़ी वगैरह हटा दो, दूसरा ऑक्सीजन की सप्लाई काट दो, और तीसरा अपने पास में एक तरीका हो सकता है कि टेम्परेचर को डाउन कर दो। इन 3 तरीकों से हीट बुझ सकती है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई काटनी है उसका तरीका ये कि CO2 लगा दो, मतलब जो फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि जो लाल वाला वो डब्बा सा होता है उससे अब स्प्रे की जाती है, उसमें से निकलती है CO2, और CO2 उस आग को चारों ओर से घेर लेगी। घेरने के बाद में वहां से हट जाती है ऑक्सीजन, और हटते ही ऑक्सीजन वो अपने आप बुझ जाएगी आग, तो वो होती है अपने पास में CO2। इसमें भी काम की चीज है, बस यहाँ पे लिख रहा हूं पहले। तुम अगर आग को बुझाना चाहते हो तुम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज यूज्ड एज एन फायर एक्सटिंग्विशर, ये काम के शब्द हैं, इनकी हैबिट डालना सीखो। देखिए बहुत से लोगों को पता नहीं होते कि इसको क्या बोलेंगे, जैसे कि तुम्हें ये शब्द नहीं पता कि फ्लफी यानी कि फुलाना, वो अब याद रहना चाहिए। आग बुझाने वाले उस लाल से डब्बे को अपन लोग कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। लेकिन आखिर ये आग कैसे बुझाता है, ये खाने को फुलाता कैसे है, ये दोनों बातें तुम्हें अब जाके समझ में आएंगी जब मैं तुम्हें इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखना, आखिर खाना फूलता किस तरह से इससे। देखो अपने पास में बेकिंग सोडा, अगर तुमने किसी भी रोटी के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, मैदा के अंदर अक्सर बेकिंग सोडा मिला दिया, यानी कि तुमने इसके अंदर मिला दिया NaHCO3, तो तुम इस मैदा को, इस रोटी को, जो भी इसके अंदर है, इसको तुम सेकोगे, गर्म करोगे। तुम अगर मैदा मिला देते हो उसको, तुम्हें सेकना है, सेकोगे जैसे उसको, तो सेकने पर यानी कि उसको हीट करने पर, ये ट्रायंगल किसका सिंबल है, हीट का। तुम जैसे इसको हीट करोगे, मतलब कि इसमें फिलहाल मैदा के अंदर पाउडर पड़ा हुआ है, तुमने इसको गर्मी दी, और गर्मी देती मतलब हीट देती, वो टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, Na2CO3, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा।
प्लस में CO2 और प्लस में H2, ये इसमें टूटेगा। यानी कि जैसी हीट मिलती है इसको, हीट मिलते ही इसके अंदर Na2CO3 तो यहीं पे पड़ा रह जाएगा और इसके अंदर से कौन सी गैस निकलेगी? CO2। और क्या निकलेगा इसमें से? पानी नाम की भाप निकलती है। अब तुम एक बात सोच कर देखो, अगर तुम्हारे पास में कोई सब्सटेंस है और उसके अंदर से गैस निकल रही है तो गैस निकलने से वो फूल जाएगा। सीधी सीधी बात है, गुब्बारे को फुलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? गुब्बारा क्यों फूलता है? उसके अंदर क्या भरी जाती है? गैस। वैसे करके जो बेकिंग सोडा है उसको जब तुम हीट करोगे तो हीट करने से उसमें से क्या निकलती है? गैस निकलती है, CO2 और H2O। और वो गैस अगर किसी सामान के अंदर से निकलेगी तो सामान क्या महसूस करेगा? फुलाव, वो अपने आप फूलता चला जाएगा। तो ये अपने पास दो गैस हैं जो बेकिंग सोडा को हीट करने से उसके अंदर से निकलती हैं और उन गैस की वजह से वो गैस इसके अंदर भर जाती है और भरने के बाद में फूल जाता है। अगर तुम उसको फोड़ोगे तो उसमें से तुम्हें हमेशा कोई ना कोई गैस निकलती दिखाई देगी। तुम कभी भी ऐसे गर्म चीजों को फोड़ कर देखो, उसमें से गैस बाहर निकल के, धुआं बाहर निकल के आता है। तो ये वही चीज है, जब तुम किसी भी मैदा वाले सब्सटेंस में पाउडर मिला के उसे गर्म करोगे तो गर्म करने पे उसमें से अंदर से CO2 और H2 रिलीज होगी और CO2 और H2 को रिलीज होने पर ये ऑटोमेटिकली फूल जाएगा। तो इसके अंदर भरी होती है CO2 और थोड़ी बहुत पानी वाली भाप और ये भरा होगा, तो इसकी वजह से खाना फूलता है। इस चीज को बस इसके सामने ऐसे एरो बनाकर ही लिख लो। और इसके बाद में ये वाला देखना, पहले इसको ध्यान से बनाएं। मेन बात कौन सी गैस फुलाती है उसको अंदर से? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में H2। जब किसी भी चीज के अंदर से गैस रिलीज होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी जो शेप है वो फूल जाएगी। तो ये छोटा सा काम। उसके बाद में लकड़ी या फिर किसी भी आग को बुझाने के लिए तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर नॉर्मली तुम्हारे आसपास कोई आग लग जाए, पानी का ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ऑप्शन बेकिंग पाउडर लो, बेकिंग सोडा, और फेंक के मारो, खत्म, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, अपने आप ही बुझ जाती है आग। ठीक है, इसको देखना, पहले इसे ध्यान से बना दें, बाकी इस पे आते हैं। मैं इसकी ड्राइंग कर दूं, एक लकड़ियां, आग बुझाने के लिए दो काम, या तो लकड़ियां हटा दो वहां से या ऑक्सीजन हटा दो वहां से, आग बुझ जानी है ना। तो देखो, अगर आग जल रही है, तुमने उसके ऊपर फेंक के मारा NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा, तुमने उसके ऊपर पाउडर लिया और पाउडर को फेंक के मार दिया, NaHCO3 को फेंक के मारा। जैसे तुम इसको फेंकोगे ये आग से मिलेगा, आग से मिलेगा नहीं, गर्म हो जाएगा। गर्म होती इसमें कौन सी गैस निकलेगी? CO2। और जैसे इसके चारों ओर CO2 जमा हो जाएगी, CO2 का एक ब्लैंकेट, CO2 की चादर इसके चारों आ जाएगी और CO2 आते ही चारों ओर से इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कट और ये अपने आप बंद हो जाएगी। तुम जैसे ही इसको पाउडर को इसके ऊपर डालोगे, पाउडर गर्म होगा, गर्म होकर पाउडर में से क्या निकलनी है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खाने को फुलाती है और यही कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारी आग को भी बुझाएगी। इन बातों को ध्यान रखें। पहली काम की चीज बनाने के लिए बहुत सिंपल सिस्टम, रिएक्शन में तुम्हें NaCl याद रहेगा, नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, बस तुमने क्या मिलाया उसके अंदर? अमोनिया। अमोनिया के मिलाने पर तुम्हारा मेन सब्सटेंस बन चुका है। इसको तुम्हें ध्यान रखना है, ये याद रहेगा भी। फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे काम की प्रॉपर्टी की व्हाइट है, वो तुम्हें पता है, लेकिन काम की प्रॉपर्टी है बेस है और पानी में पूरा नहीं घुलता। और उससे इंपॉर्टेंट है यूज, सबसे पहला यूज एंटी एसिड, दूसरा यूज फूड फ्लफी और तीसरा यूज फायर एक्सटिंग्विशर। इन दोनों का रीजन कौन है? इन दोनों का रीजन है उसके हीट करने पे निकलने वाली CO2। अगर अंदर से CO2 निकलेगी तो खाना फूलेगा भी, और अगर गर्म करने पे CO2 घेर लेगी तो आग बुझ भी जाएगी। और इसको भी ध्यान रखें कि ये एंटी एसिड इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि ये कैसा होता है? बेस, तो जो पेट के एसिड को खत्म कर सकता है। तो बस तुम्हें इतना याद करना है, तुम्हें लगातार याद करना है, जिसकी जितनी अच्छी मेमोरी पावर उसके उतने अच्छे नंबर। ठीक है, उसके बाद में आगे देखें, हटाता हूं इसे, लिख लें पहले फटाफट। इससे अगला कौन सा लिखा है देखो, दूसरा नहीं देखना है ना, दूसरा बाद में पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा खतरनाक है। रीजन ध्यान रखना, दोनों चीजों की, मतलब आग को बुझाने का रीजन भी CO2 है और खाने को फुलाने का रीजन भी CO2 है, जो कि उसके हीट करने पे निकलता है।
ठीक है, और ये वाली बात अभी तुम्हारे सामने आने वाली है अगले वाले पॉइंट में, देखना। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ वॉशिंग सोडा। ठीक है, हमारा स्टार्ट करने का तरीका टोटल से, इसका कॉमन नेम पहले, कॉमन नेम के बाद में इसका केमिकल नेम, केमिकल नेम के बाद में अगला पॉइंट, केमिकल नेम के बाद में अगला पॉइंट, इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन की प्रिपेयर कैसे होगा, और उसके बाद में अगला पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टी, ये दिखता कैसा, इसका क्या काम है वो समझना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तुम सभी लोग ध्यान से लिखवाओ, पहले तुम ही लिखवाओ। तुम ये बताओ इसका कॉमन नेम क्या है? वॉशिंग सोडा, जो उसमें ऊपर लिखा हुआ वही उसका कॉमन नेम है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है? नाम, नाम फॉर्मूला लिख दूंगा बाद में मैं। डॉट 10H2। ठीक है, तो इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये याद करने पड़ेंगे। इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका सभी कुछ शायद याद रहेगा, क्योंकि 5 को अपन लोग क्या बोलते हैं, पेंटा। 6 यानी कि हेक्सागन, ऐसा सुना होगा। 7 यानी हेप्टा, 8 यानी ऑक्टा, 9 यानी कि नोनागन, और 10 यानी कि डेकागन। तो वैसे करके अपने पास में 10 पानी के मॉलिक्यूल है। फॉर्मूला देखना, Na2CO3 और डॉट 10H2, ध्यान से मिला के देखो। Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और 10H2 यानी कि डेकाहाइड्रेट। यहाँ पे डॉट लगा के लिखेंगे, छोटा सा डॉट, Na2CO3 डॉट 10H2, ये अपने पास का फॉर्मूला। बात ये बनता कैसे वो सुनो, ये बनेगा 2 स्टेप में जाके। ठीक है, मतलब अब तक की दोनों रिएक्शन सिंगल स्टेप में थी, काम खत्म हो गया। इसको तुम्हें डबल स्टेप में बनाना है, पहले इतना ध्यान से मैनेज करो, उसके बाद समझना। 9th क्लास कठिन लगी या फिर 10th? तो जितनी पढ़ी है उस हिसाब से मैं बताता हूँ। यूजुअली 9th ज़्यादा कठिन लगती है लोगों को, 8 से 9th में आते हैं सिलेबस। और स्पेशली उसकी जो मैथ है, ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी, लाइन्स एंड एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सबसे ज़्यादा बुरे वही लगते हैं। पर टू बी ऑनेस्ट नोट, ये दोनों ही कुछ नहीं है, लिटरली में कुछ नहीं है। तुम इस बात को अगर कभी जानना चाहो तो किसी ऐसे बालक से पूछो जो 11th और 12th में हो, वो तुम्हें ऐसा बताएगा कि जो तुमने 10 साल पढ़ा है ना, 1 महीने में आ जाएगा 11th का सिलेबस इतना। ऐसा होता है कुछ सिनेरियो। यहाँ पे बस सिंपल सिंगल एक एडवाइस है, लर्निंग, जितना हो सके उतना बैठकर डेली 1-2 घंटे याद किया करें, और उससे ऊपर कुछ नहीं। तुम्हारे पास कितने चैप्टर हैं टोटल मैथ में? 14 चैप्टर हैं। ठीक है, फिजिक्स में कितने? 4। केमिस्ट्री में कितने हैं? 4। 11th फिजिक्स में 15 चैप्टर हैं। ठीक है, 12th में भी, और बहुत बड़े हैं वो चैप्टर। कौन है ये फोन कर करके परेशान है? हाँ, अच्छा, हेलो, हेलो, नमस्ते। हाँ, कौन? मैं पहचान नहीं पाया। हैं? अच्छा, सागर, सागर, अच्छा। अरे तू इस पे फोन कर रहा, दूसरे पे करता, दूसरे वाले पे। हाँ 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 हाँ, बता। टीसी मुश्किल में लेगी, स्कूल बंद है, कोई होगा नहीं वहां पे। तो
उनको तो बोल देगा तो पेंडिंग में कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो टीसी के लिए कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कहते हो भी जून ऑफ चल रहा है उसके बाद में टीसी देंगे, स्कूल अभी बंद है। नहीं मतलब नहीं मिलेगी नहीं, अभी तो कुछ चांस ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो वो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, काउंसलिंग है उसमें जा, उनको मना करियो कि टीसी उसके बाद में लेगी, तो टाइम मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कहाँ पे है काउंसलिंग? नोएडा, ठीक है। गौतम बुद्ध बीच, ठीक है बढ़िया। देख कोई दिक्कत नहीं, वो डिले कर दें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक। ठीक है भाई, प्रिपरेशन देखें, काम की चीज, प्रिपरेशन रिएक्शन। तुम्हारी लास्ट रिएक्शन क्या लिखी है बताओ, इससे ठीक पहले कुछ लिखा है, लेटेस्ट लास्ट। तुमने अगर बेकिंग सोडा को हीट किया तो क्या बनेगा? ये 2 स्टेप में होने वाली, ध्यान से देखना। इसका पहला स्टेप है NaHCO3। अगर अपन लोग इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। इसमें CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये तो ऊपर उड़ ही जाती है, ठीक है। H2 भाप है, तो भाप भी ऊपर उड़ जाता है। इसमें सिर्फ क्या बचता है? ओनली सिर्फ क्या बचेगा? Na2CO3। अब तुम अगर इस Na2CO3 को पानी के साथ में रिएक्शन करवा दो, कितने पानी के मॉलिक्यूल्स? 10 पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ में। तो थोड़ा सा अजीब सी बात है, लेकिन तुम्हें इतना ही याद करना है कि Na2CO3 को अगर 10H2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो तुम्हें ये बीच वाला प्लस हटा देना है, और प्लस हटा के तुम्हें लिख देना है इसमें Na2CO3 डॉट 10H2। या फिर मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब तुम इसको हीट करोगे, हीट करके इसमें से CO2 और पानी उड़ा दोगे, तब तुम्हें इसको पानी में घोल देना है। पानी में घुलते ही जो बनेगा वो तुम्हारे पास में सोप होगा, वॉशिंग सोडा होगा, कुल मिला के बात ये, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन, ये तुम्हारी पहली वाली जिसमें तुमने ये और ये उड़ा दिया, और बस तुम्हें इसमें कितना जोड़ना है? 10H2। वो 10 याद कैसे रहेगा? इसके अपने फॉर्मूले में 10 आता है, तो याद करना बड़ी चीज नहीं है, बस यहाँ पे प्लस लिखेंगे और प्लस के बाद में तुम यहाँ पे क्या लगा दोगे? डॉट। एक सिंपल सीधा सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद में अगली काम की चीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। वॉशिंग सोडा दिखाई कैसा देता है ये बताओ? वॉशिंग सोडा की एपिडेंस कैसी, दिखता कैसा है? तुमने देखा है वॉशिंग सोडा? पहली बात तुम्हारे दिमाग में वॉशिंग सोडा माने क्या जा रहा है वो बता देता हूं, उसे डिलीट करो। रिन, फेना, घड़ी, एक्सल, ये नहीं है, इनमें से कोई सा भी नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना। हाँ ये ठीक है, ये प्रॉपर वॉशिंग सोडा, सब लगभग यही होते हैं, उनकी लेवलिंग अलग कर दो, नैका 19-20 का फर्क भी होता है स्मेल में। ये वॉशिंग सोडा है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताना, कलर कैसा है इसका, ठीक है। हाउ टू मेक वॉशिंग सोडा फ्रॉम दिस, अच्छा कलर वाइट है। उसके बाद में अगली काम की प्रॉपर्टी, वो ध्यान से देखें। पहली काम की प्रॉपर्टी की कलर वाइट है, ठीक है। इट इज वाइट इन कलर, इट इज वाइट इन कलर, यही है वाइट इन कलर। तुम कोई ऐसा वॉशिंग सोडा या फिर घर पे इस्तेमाल होने उसको सदब बताओ जो किसी और कलर का आता हो। किसी और कलर में आता है कुछ सदब? कौन से में? सर्फ एक्सेल नीला आता है, या नीले दाने होते हैं उसके अंदर, नीला ही आता है प्योर? नहीं, उसमें कुछ दाने दाने से होते हैं, उनकी इसका काम क्या है? उनका काम होता है स्मेल वगैरह, फ्रेग्रेंस देते हैं वो, ठीक है। फ्रेग्रेंस देंगे, सबसे मेन यही है। फ्रेग्रेंस अलग अलग होती, लगता है कि अलग अलग काम कर रहे हैं। सबसे खतरनाक कौन सा सर्फ है ये बताओ? तो कपड़े गला ही देगा अगर लंबे समय तक के लिए छोड़ दिए तो। सर्फ एक्सेल, सर्फ एक्सेल कपड़े गला ही देगा अगर बहुत लंबे टाइम तक की छोड़ दिए। शायद सबसे महंगा भी सर्फ एक्सेल आता है, ऐसा मुझे लगता है शायद, ठीक है, मे बी। काम की बात सुने, व्हाइट सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद में अगली काम की बात ये बताएंगे, ये पानी में सॉल्युबल है कि नहीं है? वॉशिंग सोडा पानी में घुल सकता है कि नहीं? घुल जाएगा ना, ठीक है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये बहुत कठिन चीजें नहीं है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तुम बस अपने आप को ये बताओ कि तुम इस रिएक्शन को याद कैसे करोगे? पुरानी वाली से कनेक्ट है, बस 10 जोड़ दें, प्लस के क्या लगा देंगे? डॉट। तो सिंपल सिंपल कहानी। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट है इसका यूज। इसके यूज देखें, ठीक है। इसके यूज अगर समझे जाए तो सबसे पहले सभी लोग मुझे इसका पहला यूज बताओ क्या होना चाहिए,
तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा, कुछ कठिन नहीं है याद करना। बताओ पहला यूज बताओ। इट इज यूज्ड एज ए क्लींसिंग एजेंट, यानी साफ सफाई में काम किया जाता है। अब कहीं पर भी इसका साफ सफाई इस्तेमाल करो वो अलग बात है ना। इट इज यूज्ड एज एन क्लींसिंग एजेंट, इट इज यूज्ड एज एन क्लींसिंग एजेंट, एज एन क्लींसिंग एजेंट, यानी कि साफ सफाई में इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहली काम की चीज। उसके बाद में अगली काम की बात, ठीक है, इट रिमूव, इट रिमूव, ठीक है। आगे लिखने से पहले छोटा शब्द पूछ लेता हूं कि अगर नॉर्मल पानी को फर्श पे फैला दिया जाए और साबुन वाले पानी को फैला दिया जाए, दोनों में किस पर स्लिप होने की संभावना ज्यादा है? उसके पीछे का रीजन, साबुन पहली बात तो बेस है, वो स्लिपरी होता है, और स्लिपरी होता है तो पानी की जो हार्डनेस होती है, पानी की जो कठोरता होती है, उस नॉर्मली उसे रिमूव करेगा। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम अगर बालों को सिंपल पानी से धो लो और नेक देर के लिए छोड़ दो, उनमें थोड़ा मतलब कड़कपन आ जाएगा, लेकिन अगर शैम्पू से धो लोगे तो ऑटोमेटिकली कैसे हो जाते हैं? सॉफ्ट। यानी कि शैम्पू नाम की चीज है, वो इसकी हार्डनेस खत्म करती है, पानी की, पानी को सॉफ्ट बनाती है, ठीक है। तो इसमें बस अगला वर्ड वही लिख रहा हूं कि जो भी वॉशिंग सोडा है, इट रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी का कठोर नेचर है उसको हल्का सा रिमूव करेगा। यानी कि पानी किसी भी चीज को मिलने के बाद में कड़क बना देता है, वो ऐसा नहीं रखेगा। अगर तुम साबुन शैम्पू मिला देते हो तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएगा, एक छोटी सी काम की चीज। उसके बाद में अगला काम का पॉइंट सुने। अगले जो काम के पॉइंट है वो तुम लोगों को अंदाजा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूं सीधे सीधे। तुमने फैक्ट्रियां नहीं देखी होंगी जिनमें वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, क्यों होता है वो दिखाता हूं, ठीक है। ढूंढ के दिखाता हूं, इसी पे इमेज समझा देगी। बोरेक्स सुना है? बोरेक्स क्या चीज होती है? बोरेक्स डिटर्जेंट बूस्टर, मतलब जो साफ सफाई की एबिलिटी को बढ़ा देता है। यानी कि जो वॉशिंग सोडा है वो उतना अच्छा काम नहीं करते ना, बोरेक्स काम करते हैं। तुम्हारे जितने भी ये जो सर्फ आते हैं, जितने भी आते हैं, रिन, फेना, एक्सेल, जो भी आते हैं, ठीक है, सब के सब बोरेक्स ही है एक टाइप से। अलग अलग ब्रांडिंग है, अलग अलग स्मेल है, अलग अलग फ्रेग्रेंस है, अलग अलग पैकेजिंग है, ठीक है, लेकिन सब कुछ वॉशिंग सोडा को इनहेंस करके बनाया गया है। वॉशिंग सोडा का एडवांस वर्जन होते हैं सर्फ। वॉशिंग सोडा सबसे बेसिक केमिकल है जिससे साफ सफाई के एलिमेंट बनाए जाते हैं। तो ये बोरेक्स हो गया। और उसके बाद में एक काम की चीज और कि ग्लास, जो कांच होता है अपना, उस कांच को बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। कांच को बनाने के लिए फैक्ट्रियों में यूज करते हैं। अब ये सारी बातें समझाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अपन लोगों ने ये सब कुछ देखा नहीं इस वजह से, ठीक है। तो ये जो कांच वाला फाइबर है, ग्लास है, वो भी इन्हीं चीजों से मिलकर बनता है। थोड़ा बहुत इसका यूज होता है लेकिन अपन लोग उसको समझ ही नहीं सकते क्योंकि ये सब कुछ फैक्ट्री में जाके बहुत लॉन्ग प्रोसेस से आएगा। तो बस तुम्हें इतना याद रखना कि इसके पहला काम साफ सफाई, दूसरा काम पानी की हार्डनेस को रिमूव करना। उसके बाद में इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, it is used in manufacturing of glass, used in manufacturing of glass। और उसके नीचे भी लिख दें ध्यान से, also used in manufacturing, डी पॉइंट लिख दो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, ठीक है। इसलिए फैक्ट्री विजिट पे ले जाना चाहिए स्कूलों को, और लेके जाते भी बहुत सारे। तुम्हें लेके गए कोई कहीं फैक्ट्रियों पे? किसी ने क्रीम बेल देखी है प्रॉपर अंदर से कंप्लीट कैसे काम करती है? पेप्सी वाली ये भी नहीं देखी है। जैनकोट जो कपड़े वाली कंपनी है, उसमें कितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उनमें कैसे कैसे काम होता है, इसका बहुत यूज है, पीएच पेपर का बहुत इस्तेमाल है, ठीक है। वो सभी फैक्ट्रियों में दिखाते हैं कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट होता है, बहुत अच्छे से काम में आता है। तो वो ऐसे विजिट करवाई जाती हैं, स्कूल ट्रिप्स करवाई जाती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, मतलब जिस कंट्री में तुम रह रही हो, ठीक है। बाहर का एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे तुम लोगों के पास कौन से सब्जेक्ट हैं? हिंदी, इंग्लिश, फलाने कवि ने फलाने कवि से क्या कही, उस फलानी पंक्ति का क्या अर्थ है, ठीक है। बाहर ऐसा नहीं है। तो तुम सीधी सीधी बात एक सोचकर बताओ कि अमेरिकन, इंडोनेशियंस, चाइना, रशिया, जापान इंग्लिश क्यों पढ़ रहा होगा?
उनकी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज पे ज़्यादा मूड नहीं मारते हैं। उनके प्राइमरी सब्जेक्ट 3 है, मैथमेटिक्स, साइंस और कंप्यूटर, 3 मेन सब्जेक्ट हैं। जिस क्लास में तुम हो फिलहाल 10th, तो वहाँ पे जो 10th तक की पढ़ाई है, पहली बात तो स्कूल टाइमिंग डिफरेंट है। ऐसे नहीं है सुबह 6 बजे उठे, उसके बाद में 7 बजे से 2 बजे तक क्लास चल रही है, 3 से 4 घंटे 10 से 2 बजे तक के बीच में। उसके बाद में 10th की करने के बाद में इंटर्नशिप पे जाओ, मतलब अपना काम करो, जाओ अपनी दुकान देखो कोई, या फिर किसी फैक्ट्री में लगो, काम सीखो, प्रैक्टिकली नॉलेज लो, गेन करो, कंप्यूटर की किसी भी चीज़ की फैक्ट्री में जाओ, सीखो, बिजनेस क्रिएट करो। हम तुम्हें फुल अथॉरिटी, फुल अपॉर्चुनिटी देंगे, तुम्हें जितना बेस्ट चाहिए अप्रूव करने के बाद में सब कुछ। मतलब बहुत एजुकेशन सिस्टम बहुत प्लान्ड है, यहाँ की तरह नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा डिफरेंस है, हम इसको बदल भी नहीं सकते हैं, कोई तरीका भी नहीं है इसका। एक ही काम हो सकता है, अगर तुम ध्यान से सोच कर देखो ऐसा क्यों है कि लोग ज़्यादातर कामयाब होने के बाद में, पैकेज लेने के बाद में देश छोड़ के चले जाते हैं, यूएस में या किसी और जगह पे। ऐसा नहीं कि वो देशद्रोही है, देश प्रेम नहीं है, और ऐसा प्रेम का भी कोई फायदा नहीं है जहाँ पे तुम्हें एक देले का फायदा नहीं होता। बाहर जाओ, बी प्रैक्टिकल टू द अर्थ, जहाँ पे तुम्हें प्रॉफिट दिख रहा, जहाँ तरक्की दिख रही हो वहाँ पे बढ़े। ये देश प्रेम के चक्कर में ना पड़े, वो जमाने चले गए, ठीक है। और वहाँ पर जो सिस्टम है, जिस क्लास में तुम हो उस क्लास से इंसान काम कर रहा है। यहाँ पे अगर तुम किसी इंसान को काम करने भेज दोगे तो 2 बातें फालतू, कि फलाने के बेटा मजदूरी पे जाता है लाला, काम करवा रही हैं। वो तैयार करते हैं बच्चों को कि जिस हिसाब से वो देश को आगे बढ़ा सके, तरक्की दे सके। और बस 3 मेन सब्जेक्ट हैं, मैथ, साइंस और कंप्यूटर, जिसमें मेनली एक ही है कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी मेन है। मैथ साइंस भी थोड़ा सा डाउन है, कंप्यूटर मैक्सिमम है। यहाँ पे कंप्यूटर एडिशनल है, जब कहीं सबसे फेल हो जाए तब कंप्यूटर जोड़ देंगे। ये है डिफरेंस, है बहुत बड़ा डिफरेंस है। खैर आगे चलते हैं, #4 में आओ। अगला देख के बताओ, ब्लीचिंग। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है भाई। सबसे पहली काम की बात, सेम टू सेम जैसे अभी तक लिखे 3 टाइटल, उन्हें लिखो पहले तो। इसका कॉमन नेम पहला टाइटल, उसके बाद में केमिकल नेम दूसरा, कॉमन नेम केमिकल नेम, उसके बाद में तीसरा प्रिपरेशन, इसको बनाया किस तरह से जाएगा वो देखते हैं। प्रिपरेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है इसको बनाने के लिए। लेकिन इससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों याद करके देखो। तुमने नमक कैसे बनाया था, किस किस को मिलाया, HCl प्लस NaOH। उसके बाद में तुमने जो बेकिंग सोडा बनाया, उसमें नमक है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक चीज और है NH3। उसके बाद में अगर तुमने वॉशिंग सोडा बनाया, तुमने पहले स्टेप में उसको क्या किया, हीट करके क्या निकला उसमें से Na2CO3, और फिर तुमने उसमें क्या जोड़ दिया, पानी के 10 मॉलिक्यूल्स। तो बस इसको थोड़ा ध्यान से देखो। याद करने का सबसे बेस्ट मेथड है, किताब को बस सामने रखो, नेक स्कैन करो कि इसमें क्या तिगड़म लगा के मैं सोच सकता हूं कि मुझे याद हो गया। तो याद करने की बस विजन चाहिए, दिमाग बाद की चीज है। अब यहाँ पे ध्यान समझना, सबसे पहली बात तो एक बहुत सिंपल सी कहानी, जिसमें किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। इसका कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर, कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद में अगली काम की चीज, इसका केमिकल नेम, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, नाम लिख दिया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर कैल्शियम हाइपो, ठीक है। फॉर्मूला देखें ध्यान से, CaO, O कैपिटल होना चाहिए, और Cl2, जो चीज बड़ी है उसको बड़ा बनाए, छोटी छोटा बनाए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फॉर्मूला। ब्लीचिंग पाउडर किसी ने देखा है अपनी आंखों से लाइव कभी भी, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, मतलब यूज किया जाता है उसके अंदर कॉस्मेटिक्स, यानी कि मेकअप की दुकानों में। देखो ये चीजें हैं, थोड़ा देखने से थोड़ा कंफर्ट आ जाता है कि हाँ है दुनिया में। ये ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। इसका वो वाला यूज दिखाता हूं। हेलो हेलो हेलो,
हाँ अभिनव, अच्छा ठीक है। अभिनव है। क्या कहते हैं वहाँ पे लिवरपूल से, क्या पार्लर है ना, हाँ पार्लर। ये तुमने देखा होगा है। हाँ ये ब्लीचिंग है। अब वो साफ सफाई करते हैं चेहरे की, कीटाणु विटाणु मार देते हैं, ये ब्लीच है। ठीक है, देखें। अच्छा चलो और दिखाता हूँ इसमें एक चीज़। डायग्राम में, लेकिन लिखित में तुम्हें ही लिख दूंगा, डायग्राम आने चाहिए। हम्म। ये काफ़ी ठीक लिखे हुए हैं। देखो, इसका सबसे पहला यूज़ लॉन्ड्रीज में किया जाता है, जहाँ पे कपड़े साफ करने के लिए, कोट वोट साफ, ड्राई क्लीन में, वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का अच्छा खासा इस्तेमाल है। उसमें कपड़ों में पाए जाने वाले कीटाणु बैक्टीरिया वायरस साफ किए जाते हैं। ये पानी को साफ करने में इस्तेमाल किया जाता है, डिसइंफेक्टिंग वाटर। इसको स्विमिंग पूल में मिलाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। स्विमिंग पूल का पानी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लंबे समय तक रहोगे तो थोड़ी रफनेस आ जाती है, ब्लीचिंग पाउडर से मिलाया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल बहुत सारी इंडस्ट्री में, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, पेपर कागज बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है पेपर इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब इतने सारे यूज कुछ ऐसे हैं जो तुम प्रैक्टिकली सब कुछ देख नहीं सकते हो, तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, लेकिन कुछ कॉमन छोटी मोटी बातें तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, जब मैं लिखूंगा तब शायद ज्यादा अच्छा खासा याद रहेगा, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनाते कैसे वो सुनो। हमारे पास में बीक बेस आए थे, कोई भी नाम बताओ किसी बेस का। अपन लोगों ने 2 बेस लिखे थे, बीक कमजोर बेस थे, कौन से थे नाम बताओ देखकर। MgOH का उल्टवाइस। अगर मुझे ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, मुझे MgOH लेना चाहिए COH का उल्टवाइस। एक लॉजिकल बात है कि अपन लोगों को चुनना चाहिए CaOH का उल्टवाइस। इसकी रिएक्शन करवानी है तुम्हें, इसकी रिएक्शन करवानी तुम्हें Cl2 के साथ में, क्लोरीन के साथ में। इससे क्या बनेगा वो देखो, अगर तुम इसकी रिएक्शन इससे करवाओगे तो क्या बनता है वो समझना। ठीक है, इससे रिएक्शन करवाने पर बन जाएगा अपने पास में CaO Cl2, ये तो बना। प्लस में क्या निकला वो बताओ, वो रिएक्शन ध्यान से सेट करो। क्या निकलेगा? H2O, ये अपने पास में बना ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि तुम्हें बेस कौन सा लेना है, COH का उल्टवाइस। इसकी शक्ल को देखते हुए मुझे ये बनाना है, और प्लस में किससे करवानी रिएक्शन इसकी, Cl2 के साथ में। तो तुम्हारे पास में ये जो बना दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। काम की बात ये निकल के आती है, जरा ये समझाएंगे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, दिखता कैसा है, पानी में सॉल्युबल है कि नहीं है, वो सब समझें। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन समझने से पहले एक छोटे सवाल का जवाब और दे दो। कोई भी चीज ठंडे पानी में अच्छी घुलती है, गर्म पानी में? अगर तुम कुछ भी डिजोल्व करना है, कौन से पानी बढ़िया घुलेगी? अगर पानी ठंडा कर दोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक, गर्म पानी में चीजें बढ़िया घुलती है एज कम्पेयर टू ठंडे पानी के। लेकिन ये कुछ ऐसा है जो पानी में सिर्फ घुलता ही नहीं है, ये ठंडे पानी में घुल सकता है। इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी। उसके बाद में अगली काम की चीज, अगली काम की बात है कि कलर कैसा होता है, इट इज व्हाइट सॉल्ट। ठीक है, व्हाइट कलर का सॉल्ट है, लगभग सारे के सारे सॉल्ट व्हाइट ही हैं, सब व्हाइट ही हैं, सारे सॉल्ट व्हाइट कलर के ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगली काम की चीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इसमें एक स्मेल आती है। वो स्मेल कौन सी है वो सुनो। तुम सभी ने सैनिटाइजर स्मेल किया है कभी? उसमें एक अलग सी स्मेल आती है क्लोरोफॉर्म की। अगर क्लोरोफॉर्म स्मेल नहीं करी होगी, लेकिन क्लोरीन गैस की स्मेल आती है। सैनिटाइजर तुमने जो भी स्मेल देखी है वो लगभग क्लोरीन गैस की होती है। या फिर तुम कभी भी स्विमिंग पूल में अगर जाते हो तो स्विमिंग पूल के पानी को देखोगे, उसमें एक अजीब सी हीट सी आती है, स्मेल सी आती है कुछ, वो भी इसी की स्मेल है। मतलब इसमें से थोड़ी दवाई जैसी स्मेल आती है। जब भी हम कभी मेडिकल स्टोर में जाएंगे, दवाई डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं, उसमें तुम्हें स्मेल सूंघने को मिली हो कभी
दवाई की दुकान पे, मेडिकल स्टोर पे, वो दवाई वाली स्मेल आती है इसके अंदर से, ठीक है, तो थोड़ी मेडिकल स्मेल देता है। अगर तुम्हारे पास में सामने पाउडर रखे हुए हैं, अब देखो नमक में कोई स्मेल नहीं होगी, इससे पहले जो बेकिंग सोडा है उसमें स्मेल नहीं होगी, वॉश सोडा में कोई स्मेल नहीं होगी, तुम सूंघ के पता लगा लोगे कि इसमें से कौन सा है जो दवाई जैसा लग रहा है, ये पक्का ब्लीचिंग पाउडर है, दवाई जैसी स्मेल आती है इसके अंदर से, है ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूं ध्यान से, इट गिव्स क्लोरीनेटेड स्मेल, ठीक है, इसमें क्लोरीन जैसी स्मेल आती है, यानी दवाई नुमा कह सकते हो। हम बस देख के तो नहीं पता लगेगा, क्योंकि दोनों सबके सब व्हाइट हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, सूंघ के पता लगा सकते हैं कि ये दवाई वाला है तो कंफर्म है कि ब्लीचिंग पाउडर है। ऑटोमेटिकली तुम्हें अपने आप, अगर यहाँ पे डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो तुम अपने आप समझ जाओगे कि इनमें से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर है। मतलब 4-5 कंपाउंड रख दें, अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि दवाई वाली स्मेल इसमें से आ रही है, तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब बात है कि जो व्हाइट सॉल्ट है थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, व्हाइट सॉल्ट होता है लेकिन हल्का फुल्का पेल येलो भी हो जाता है, जैसे कुछ इस टाइप से पेल येलो, हल्का फुल्का पेल येलो, मतलब प्रॉपर प्योर व्हाइट रहेंगे। व्हाइट में 2-3 कलर पाए जाते हैं, एक तो एकदम परफेक्ट व्हाइट, एक होता है ऑफ व्हाइट, ठीक है। तो ऑफ व्हाइट का मतलब है कुछ ऐसे करके, इन दोनों कागजों में एक डिफरेंस है, ध्यान से देखो। अगर किसी को सिर्फ ये कॉपी दिखाई जाए, हाँ सब कॉपी कलर कैसा व्हाइट है, ये भी दिखाई जाए तो ये भी व्हाइट है, अब दोनों में एक डिफरेंस है, ये क्लियर व्हाइट है, ये वाला ऑफ व्हाइट है। तो वैसे करके इसका जो ब्लीचिंग पाउडर कलर है उसको अपन लोग व्हाइट लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं ऑफ व्हाइट है, पेल येलो, ऑफ व्हाइट, या फिर लिख दो पेल येलो, हल्का सा पेल येलोइश, इसका कलर कुछ ऐसा पाया जाता है। हालांकि व्हाइट ज्यादा करेक्ट वर्ड है, पहले वही लिखा गया, लेकिन बस ऐसी करके तो थोड़ा बहुत नॉलेज एक्सटेंड करने के लिए तुम्हारी पहली अप्रोच व्हाइट और ऑफ व्हाइट होनी चाहिए, पेल येलो बहुत बात की चीज है, ठीक है। अगली काम की बात, किसका इस्तेमाल का, वो सभी लोग इस्तेमाल देखें। यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, शांति से चुपचाप घर पे बस पढ़ाई करते रहे, है ना, तब तक नंबर नहीं आ जाए। पहले से ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, बाद में बेइज्जती बहुत होती है, नंबर नहीं आते तो, है ना, बुरा लगता है, इस वजह से। बहुत से लोग होते हैं क्लास में ढिंडोरा पीटने वाले बहुत होते हैं, आवाज ही तो बहुत है पर नंबर नहीं है, ज़्यादा भी इस वजह से। ठीक है, लिखें सबसे पहला यूज, इट इज यूज्ड इन लॉन्ड्रीज, ठीक है, यहाँ पे क्या साफ किए जाते हैं, कपड़े, ठीक। उसके बाद में अगली काम के नीचे, इट इज यूजफुल इन डिसइंफेक्टिंग, डिसइंफेक्टिंग वाटर। बस बैठ के याद करना हो, कुछ नहीं करना है, डेली जाएं, जो पढ़ा उसको रिवाइज करें, उससे पहले वाले कुछ संग में रिवाइज करें। इट इज यूजफुल इन डिसइंफेक्टिंग वाटर। उसके बाद में इसको किस में मिलाया जाता है, स्विमिंग पूल के अंदर मिलाते हैं, जिससे पानी खराब ना हो, ठीक है। पानी लगातार रिप्लेस करना भी पड़ता है क्योंकि वो गंदा होता रहता है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो इसको अपन लोग मिक्स करते हैं। इट इज यूज्ड इन स्विमिंग पूल, इसको स्विमिंग पूल में भी यूज किया जाता है। उसके बाद में अगली काम की चीज, पॉइंट नंबर 4, इट इज यूज्ड इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा और कागज दोनों, पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। काम की यूज है, काफी भी है, सफिशिएंट है। वाइट वुड एंड नहीं, ठीक है, लिखो। एक नीचे और लिख दूं, यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स जानते हैं, लिपाई पुताई वाली फैक्ट्री, कॉस्मेटिक्स, जहाँ पे लीपा पोती की जाती है,
ना पार्लर कॉस्मेटिक्स। दो कौन से बच्चे देखें आप? एक तो बचा है पीओपी और एक बचा है तुम्हारे पास कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा पढ़ने के लिए तो बहुत बहुत लंबा जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करंट पास करना मतलब बहुत लेंदी प्रोसेस है। तुमने 4 करें, चारों में एक चीज़ कॉमन है। सबसे पहले क्या आना है सब में? कॉमन नेम, उसके बाद में केमिकल नेम, उसके बाद में प्रिपरेशन रिएक्शन, उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद में लास्ट है यूज की इस्तेमाल क्या है, मैंने पढ़ ही क्यों रही है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ना। ठीक है, अगले का नाम लिखें, कुछ काम की बात सुने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी लोग एक बार ध्यान से इन्हें देख लें। ब्लीचिंग पाउडर में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है इसके अंदर, लेकिन अपन लोगों के काम की बात लिखी है। प्रिपरेशन रिएक्शन यही है ना, CaOCl2 प्लस में H2O। उसके बाद में इस्तेमाल कहाँ पे होगा? ब्लीचिंग कॉटन लाइनन यानी कि टेक्सटाइल, कुल मिला के मेन बात ये। डिसइंफेक्टिंग वाटर मेन बात ये। और बाकी इंडस्ट्री में एज ए एजेंट यूज़ किया जाता है, इसकी तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं लिखा मतलब नहीं है रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगली काम की चीज़, अगर उससे पहले जाएं, बेकिंग सोडा, नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, उससे ये बनेगा, ये तो उड़ जाएगा, लेकिन अपने पास में ये काम की चीज आ चुकी है। उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये निकल के आती है कि इसका कलर कैसा है, वो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, कलर वाइट। इंक्लूडिंग अगर ध्यान से इसको हीट करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? H2O प्लस में CO2, और इसी वजह से ही उसको फुला देता है। ठीक, आगे बढ़ा देता हूं। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो सबसे मेन काम की बात की क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, वो सब ठीक है। यूज कहां कहां यूज देखो, सबसे पहला ग्लास। ठीक है, अब पेपर इंडस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे यूज होता है, मतलब लिखा नहीं है मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, ये भी ठीक है पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल, लेकिन मेन किसका? ब्लीचिंग पाउडर का, तो वो पहली प्रायोरिटी पे है। उसके बाद में परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और उसके बाद में बोरेक्स। तुम लोग कलर देखोगे तो लगभग व्हाइट है, और सबसे मेन है क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाया जाता है। वॉशिंग सोडा भी, उसको मॉडिफाई करके बनाया जाता है बोरेक्स। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक आध इमेज ऊपर नीचे होने से कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें पीओपी पढ़नी है, लेकिन पीओपी पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम की बात मैं इसको हटा दूं, पीओपी का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है ये बताओ। पीओपी कहां यूजफुल है? तुम लोगों के दिमाग में सबसे पहला कॉमन, सब डिजाइन बनाने में। ठीक है, और बताएं इसके सिवा? तो जॉइंटों को जोड़ने के लिए, हड्डियां, क्रैकिंग बोन्स को प्लास्टर करने के लिए, और मूर्तियां बनाने के लिए। बहुत सारी जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वो सब कुछ पीओपी से बनाई जाती हैं। टॉयज वगैरह जो बनाए जाते हैं पीओपी से बनाए जाते हैं। टोटल एक बिजनेस मॉडल है, एक ये वाला यूज, और एक सबसे मेन है मेडिकल यूज, कि अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो पीओपी की सपोर्ट देकर ही उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, हड्डियों की खासियत ये भी है, कहीं से उल्टी सी टूट गई और तुमने उल्टा सीधा जोड़ दिया तो उल्टी सीधी ही जुड़ जाती है, क्योंकि उसमें होता है बोन मैरो कनेक्ट करने के लिए। अगर तुम उसको वापस सीधा करना चाहते हो, फिर से तोड़ो, फिर से सीधा करो और फिर जुड़ेगी। अगर किसी की हड्डी, मान लो ये उंगली यहाँ से टूटी, उसने से उल्टी जुड़वा दी, गलती से कुछ भी हो गया, तो ऐसे ही रहेगी उंगली हमेशा। अगर इसको सीधा करना चाहे दोबारा तोड़ो इसे, वापस से फिर सीधे करके परिस्थित करो, तब काम बनेगा। हड्डियां जैसा वैसे जुड़ जाती, पेन तो उनमें होता नहीं है। ठीक है, बस नसों में पेन होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इंजेक्शन लग के वो सेट हो जाती है। खैर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अपन लोग कल स्टार्ट करेंगे पीओपी और कॉस्टिक सोडा, जहां तक वो दोनों बात कल खत्म भी हो जाएंगी, ये भी ध्यान रखना। लेकिन इतने ही रिवाइज कर लेना, सबसे मेन काम की चीज इतना जो आज पढ़ो। ठीक है, चलो इसे ऑफ कर दियो।